हाल एवरीवन, मैं राकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर सेतु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम केवीएस जेएससी के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा केवीएस एनवीएस का टायर 1 होने वाला है 10 और 11 और 12 जनवरी को। आपको पता है केवीएस एनवीएस का एग्जाम इकट्ठा होने वाला है। एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो गया है, लेकिन हमारे पास टायर 1 का सिलेबस नहीं है। लेकिन टायर 1 का सिलेबस अगर आप इस केवीएस जेएससी से मैच करेंगे तो ये आपका लगभग मैच करेगा। आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी करके केवीएस एनवीएस टायर 1 में आपका 60 नंबर का मैथ आने वाला है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर वो 60 नंबर का मैथ का आपको सही सिलेबस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि केवीएस जेएससी के 2023 में पेपर हुए थे 7 शिफ्ट, उसमें से मैं 6 शिफ्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ। हम मैथ का सेक्शन पढ़ रहे हैं। इससे आपको कंसेप्ट भी समझ आएगा, सिलेबस भी पता चलेगा और ये 20 क्वेश्चन अगर आप मेरे साथ करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पहले मैथ्स विद राकेश छोकर था, मैंने उसका मास्टर सेतु कर दिया है। ये मैं हर बार बता रहा हूँ, एक वीक तक बताता रहूंगा। ये आपकी लास्ट शिफ्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो मैंने आपको केवीएस एनवीएस के लिए टायर 1 के लिए कंप्लीट मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे आप पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर केवीएस एनवीएस टायर 1। अब वो टायर 1 आप कोई भी देने वाले हैं। आप किसी टीचिंग पोस्ट के लिए देने वाले हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए देने वाले हैं, जहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी करके मैथ आएगा। आप इस प्लेलिस्ट को अगर पूरा पढ़ लेंगे तो इसमें कंसेप्ट भी है, प्रैक्टिस भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और इसको देख लेंगे। इसके बाद अगर थोड़ा और बताऊं आपको, अगर आप अभी भी थोड़ा एग्जाम को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी पर मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। इन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन है, कोर्स लें या ना लें, कौन सा बेस्ट टीचर है, कौन सी बेस्ट बुक है, वो सारे जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें कंप्लीट टायर 1 की स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है। उसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने 20 क्वेश्चन करते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे कराता हूँ आपको। मुझे यहाँ पर जादू नहीं दिखाना है, बस एक तरीका बताना है जैसे आपने एग्जाम में क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। हम बिल्कुल जिस तरीके से हमने नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन परफॉर्म करने होते हैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा। कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा जो यहाँ पर एप्लीकेबल है लेकिन आप एग्जाम में नहीं लगा सकते। ये आपका बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में हमने देखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास की तरह ही इसको हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट नजर आ रही है, पहले इसको हल करता हूँ। इसके अंदर फिर मुझे ऑफ नजर आ रहा है, पहले इसको हल करेंगे। ये आ गया 5/3, ऑफ का मतलब मल्टीपल 6/25। ये मैंने इसको हल किया। इसको हल किया तो ये आ गया 5×5=25, 3×2=6 और हल करके 2/5 आ गया। इसके बाहर है 2/3, 2/3। इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीपल में बदलूं तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, 5/2 हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/3 आ गया। तो मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट को हल किया और उस ब्रैकेट को हल करने के बाद मेरी वैल्यू आ गई है 5/3। अब इससे पहले क्या लिखा हुआ है, इससे पहले लिखा हुआ है 5/6। और डिवाइड को अगर मैं मल्टीपल में चेंज करूं तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, 3/5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये से कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया है। अब मैंने कहां तक हल कर दिया, मैंने यहां से लेकर यहां तक हल कर दिया है और उसका आंसर 1/2 आ गया है। इसको हम एक तरफ रखेंगे। अब आगे चलते हैं। फिर आगे है -3/4 डिवाइड में। आगे ऑफ है, डिवाइड से पहले ऑफ हल करना पड़ेगा। 9/5 मल्टीपल 2/3, आगे है प्लस में 3/8। अब इस पोर्शन को हल करते हैं। ठीक है, अब पहले इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑफ था। इसको अगर मैं हल कर रहा हूं तो 3×3=9, ये 6/5 है। -3/4 एज इट इज, इस भाग को गुणा में बदला तो ये 5 ऊपर आ गया और ये 6 नीचे चला गया। ठीक है जी, उधर है प्लस में 3/8। अगर मैं इसको फर्दर हल कर रहा हूं तो ये आ गया है आपका माइनस का 5/8, माइनस का 5/8 प्लस का 3/8। बेस सेम है तो बेस को एज इट इज लिखो। -5 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 2 बचा, जिसको मैंने हल किया तो -1/4 आ गया है। तो इसका मतलब इस पोर्शन को हल किया था तो 1/2 आया, उस पोर्शन को हल किया तो माइनस का 1/4 आया। अगर इन दोनों को हल करूं तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 - 1, 1/4 आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। अब वो जादू मुझे आता नहीं कि बहुत सारे रिजल्ट याद करके आऊं, यही काट पीट के आपको आंसर बताऊं और फिर बताऊं आप इतनी जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने बताया है आप ऐसे ही पेपर में करोगे।
HCF LCM of 2 3-digit numbers are respectively 230 एंड 1380। आपको ये बताया गया कि 3 अंकों की दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं आपको। एचसीएफ 230 और एलसीएम 1380। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर में से छोटा नंबर बताओ क्या है। देखिए मैंने एक फार्मूला, अच्छा जब मैं अब आपको ये प्लेलिस्ट दिखा रहा हूं तो इसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो उसमें एक फार्मूला था एलसीएम निकालने का। एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ मल्टीपल ए मल्टीपल बी। अब ये ए और बी क्या है, ये ए और बी है को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर कहां से आए हैं, जो आपकी दो संख्याएं थी 3 3 अंकों की, अगर इन दोनों को मैं एचसीएफ से भाग कर दूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ से भाग कर दूं तो ये को प्राइम नंबर के रूप में आ जाएगी। इन को प्राइम नंबर्स की बात चल रही है। तो एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा में ए गुणा में बी। अगर मैं एचसीएफ को इधर ले आऊं तो एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर होता है ए गुणा में बी। तो एलसीएम आपका 1380 दे रखा है, एचसीएफ आपका 230 दे रखा है। अगर मैं इनको हल करूं तो 6 आ गया है। तो a मल्टीपल बी जो है आपका 6 है। और a मल्टीपल बी क्या है, दो को प्राइम नंबर है, दो सहभाज्य संख्याएं हैं। तो 6 के ऐसे दो टुकड़े तोड़ो जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। या तो 1 गुणा 6 हो सकता है जी, या फिर 2 गुणा 3 हो सकता है। बस ये दो आपके केस हो सकते हैं। इनसे संख्याएं निकालिए। संख्या कैसे निकलती है, ये को प्राइम नंबर कब आए थे, मैंने संख्याओं को एचसीएफ से भाग कर दिया था। अगर दोबारा एचसीएफ से गुणा कर दूं तो संख्याएं आ जाएंगी। एक तो संख्या हो सकती है 1 गुणा में एचसीएफ और 6 गुणा में एचसीएफ। यहां पर एक कष्ट आया, एक संख्या तो मेरी 3 अंकों की है लेकिन दूसरी संख्या मेरी 4 अंकों की आ गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि दोनों संख्याएं जो है वो 3 डिजिट की हैं। इसका मतलब ये वाला पेयर हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर एक को प्राइम नंबर 2 लिया, एक 3 लिया, दोनों को एचसीएफ से गुणा किया। एक संख्या आ गई ये और एक संख्या आ गई ये। अब ये दोनों संख्याएं 3 3 अंकों की हैं, तो इसका मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इनमें से छोटी संख्या पूछी थी आपसे और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार का कहीं भी क्वेश्चन आपको नजर आता है तो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि जो नंबर आपको उसमें दिख रहे हैं उनको ए और बी मान लो। इसमें मुझे 2 नंबर नजर आ रहे हैं, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। आइए अब इसको लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बाहर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिख रहा है उसको मैं कुछ नहीं मानूंगा, क्योंकि इन दो नंबर्स को ही नीचे बार बार लिख रखा है। इसको मैं एज इट इज रख लूंगा, ये मुझे सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। इसको मैंने ए मान रखा है, ये जो लिखा हुआ है ना ये इसका स्केयर लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये स्केयर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये अलग से फिर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ए की पावर 3 है। ऐसे ही इसको मैंने बी मान रखा है, ये बी का स्केयर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बी सिर्फ बी का क्यूब लिखा हुआ है। देखो ए और बी मानने से मामला कितना सिंपल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला फार्मूला खोल देंगे, ऊपर वाला फार्मूला खोल देंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो बाहर लिखा हुआ है वो एज इट इज, ये लीजिए जी। नीचे ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ये लीजिए जी। अब जो कटता है काट दो, फिर बाकी हल कर देंगे। ये इससे कट गया जी। ठीक है, अब आगे क्या किया जाए जी, आगे ये किया जाए ए माइनस बी लिखा जाए। पहले ए माइनस बी कुछ नहीं है, इनको आपस में घटाऊंगा तो 14 में से 6 गया 0.8 आ गया ऊपर, 0.8 और गुणा में 9.12, ये तो आ गया जी ऊपर वाला। अब नीचे वाले को हल करो, ए का स्केयर ये दे रखा है जी नीचे कितना है 40.96, बी का स्केयर ये दे रखा है जी 31.36। अब आपको समझ आया क्यों लिख के दे रखे थे अलग से, ताकि आपको स्केयर नहीं निकालना पड़े। पहले इन दोनों को जोड़ा, एग्जामिनर कितना सोच रहा है आपके बारे में, ये लीजिए। ठीक है ना, 6 और 6 12, 9 3 12 और 1 13, 2 7, ये आ गया इन दोनों को जोड़कर। ये है a इंटू बी, इनको आपस में मल्टीपल करना है। 6.4 को और 5.6 को मल्टीपल किया, 6 4 24, 6 6 36, 36 20 56, 56 और 2 58, 5 6 5 30 और 5 35, ये आ गया जी आपका 35.84 इसमें से माइनस कर दिया। ये लो 12 में से 4 गए 8, यहां पर बच गया 2, 12 में से 8 गए 4,
यहाँ पर बच गया 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर बच गया 6, 6 में से 3 गए 3। ये आ गया जी आपके पास यहाँ पर 36.48। ठीक है जी, पूरा हल कर दिया, बस उनको काटो, आपका आंसर आएगा। 2 से 2 डेसिमल काट दिए, इस एक डेसिमल के नाम की 0 लगा दी नीचे, ये लो जी, डेसिमल तो हट गए, काट दो। 8 से काट लो है, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छीक 48, 456 दूनी 912, 2 से इसको काटा 1/5, ये आपका आंसर है जी। देखो जी, ये लो। ऑर्गेनिकली क्वेश्चन ऐसे हल होते हैं, ऐसे आपने एग्जाम में हल करने हैं, और कोई दूसरा तरीका या कोई जादुई तरीका नहीं होता। अच्छा, ये शिफ्ट सबसे आसान है, 7 शिफ्टें पढ़ाई हैं मैंने, 6 शिफ्टें इससे पहले पढ़ाई हैं, 7वीं पढ़ा रहा हूं आपको, तो 6 में से ये थोड़ी आसान है। बस वैसे ही आप इनको ए बी लिखने की कोशिश करो, मैंने 0.96 को ए लिख दिया, थोड़ा अजीब ही हो गया है अभी, इसको क्यूब के रूप में लिखना पड़ेगा मैंने, ये 0.2 का क्यूब है, तो 0.2 को मैंने बी मान लिया। अब देखिए, ये हो जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये ए है, ए मान रखा, ए स्क्वायर, ये एक्चुअल में ए गुणा में बी हो गया है, और ये आपका, ये कुछ नहीं है, ये इसका स्क्वायर है, तो ये बी का स्क्वायर आ गया जी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, कई बार बता चुका हूं, ये क्वेश्चन आपका ए माइनस बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के। इसको अगर इधर लिख दूं तो ये पूरा फार्मूला खुल जाएगा, तो ए माइनस बी आपका आंसर है, इनको आपस में घटाएंगे तो ये आंसर आ गया आपका 0.76, इसमें से ये घटाया 0.76 आ गया, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ इसको ही हल किया है। अब डिवाइड में इसके 19 है, डेसिमल भी हटा दिया जी, तो 19 चौका 76, 4/100 कैन बी रिप्रेजेंट 0.04, ये आपका आंसर है जी, ये लीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 88, कौन सी संख्या 88 से भाग होती है। 88 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता मुझे भाई, 88 को 2 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लिया, 11 और 18, 11 और 8, 11 8 88, जो संख्या 11 और 8 दोनों से भाग हो जाएगी वो संख्या 88 से भी भाग हो जाएगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है जी, लास्ट के 3 अंक देखो संख्या के, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, अगर तीसरा अंक इवन हो तो सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को ही चेक कर लो, अगर लास्ट के 2 अंक 8 से भाग हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अगर तीसरा अंक ओड हो तो बाकी बचे हुए अंकों में 4 जोड़कर जो संख्या आती है उसको चेक कर लो, अगर वो 8 से भाग होती है तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, लास्ट के 3 अंक को बहुत बड़ा चेक करना नहीं पड़ेगा, 8 से भाग करने में कम समय लगेगा। सबसे पहले इन दोनों में तीसरा अंक जो है इवन है, तो बस मुझे सिर्फ लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। 62 8 से भाग नहीं होता, ये संख्या तो 8 से ही भाग नहीं होती, 11 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये 8 से भाग हो रही है, अभी हमारी काम खत्म नहीं हुआ, हमने ऑप्शन हटाने हैं, आगे गया। अब ये ओड वाले केस है, इसमें तीसरा नंबर ओड है, तो दोनों में 4 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ा 52 में 4 56, और 32 में 4 जोड़ा 36। अब 36 तो 8 से भाग नहीं होता, 56 होता है, इसका मतलब ये भी 8 से भाग नहीं होता, तो 2 तो ऑप्शन हट गए हमारे। मुझे ये पता चला तीसरा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं 11 से, संख्या 11 से कब भाग होती है, किसी संख्या के विषम स्थानों का योग अगर सम स्थानों में से घटकर 0 या 11 दे तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। 4 और 2 6 और 2 8, विषम स्थानों का योग 8 है, और सम स्थानों का योग 6 और 9 15, तो 15 में से 8 गए 7 बच रहे हैं, ये संख्या 11 से भाग नहीं होती, इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, डिविजिबिलिटी रूल हर शिफ्ट में बता रहा हूं मैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इस बार मैंने बस बार बार यही कहना है फिर किसी इस शिफ्ट में है ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं जिन पर ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक बनाई जा चुकी है, कुछ नहीं है, बस एज इट इज रखना, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 24 डेज, ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। अगर दोनों मिलके काम को 24 दिन में करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है ए ने भी 24 दिन काम किया, बी ने भी 24 दिन काम किया, और 24 दिन में काम खत्म हो गया।
दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट द वर्क। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन ए ने 20 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो मुझे ये पता चला कि बी ने सिर्फ 20 दिन काम किया। फिर आगे बोला गया बी कंटिन्यू टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। बी तब तक काम करता रहा जब तक काम खत्म नहीं हुआ। द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 26 डेज। पूरा काम 26 दिनों में खत्म हुआ। इसका मतलब बी ने 26 दिनों तक काम किया। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन डू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। पूरे काम का 1/3 बी कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ए भी अगर 24 दिन काम करता, बी भी 24 दिन काम करता तो काम खत्म हो जाता। लेकिन ए निकम्मा निकला, 20 दिन ही काम किया। ए अपना 4 दिन का काम छोड़ के चला गया। और अगर ए 24 दिन कर देता तो बी को भी 24 दिन करना पड़ता। उसकी वजह से बी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। और ये एक्स्ट्रा काम किसका किया होगा, उसने ए का किया होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बी का 2 दिन का काम ए के 4 दिन के काम के बराबर है। यहां से उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी आ गई ए डिवाइड बाय बी 1 डिवाइड बाय 2। ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। टोटल वर्क कैसे निकाल लूंगा, दोनों मिलके काम को 24 दिन में करते हैं। दोनों मिलके काम को 24 दिन में करते हैं। और एक दिन में ए 1 कर सकता है, बी 2, तो मिलकर 3 काम कर सकते हैं। टोटल काम ये है। अब इसका 1/3 काम कराना है तो इसको 3 से भाग करो। पहले बी से 1/3 काम कराना है, 24 यूनिट काम ही कराना है। ये 24 यूनिट काम बी कितने दिन में कर देगा। 20 काम को करने में कितना समय लेगा, 24 यूनिट काम है। बी एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 2 से इसको भाग कर दिया, 12 दिनों में कर देगा। बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये उससे भी आसान है। इफ 35% कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो ये टोटल वर्क आ गया आपका। एक आदमी का एफिशिएंसी 1 यूनिट मान ली, 35 आदमियों की 35 और 6 से गुणा कर दिया क्योंकि 6 दिनों तक काम किया है। इन हाउ मैनी डेज द सेम वर्क विल बी डन बाय 15%। इसी काम को अगर 15 आदमी करें तो कितने दिन में कर देंगे। बस काट दो, आपका आंसर आ गया है। 5 3 15, 5 7 35, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 दिनों में कर देंगे। ये लीजिए एमडीएस फार्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया है। The average marks obtained by 5 students in mathematics were found to be 60। 5 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स है वो 60 है। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा फिर, इट वॉज नोटिस्ड दैट इन द केस ऑफ वन स्टूडेंट 38 मार्क्स वर मिसरीड एज 83। लेकिन इन 5 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स तो आए थे 38, लेकिन गलती से 83 ऐड कर दिए। इसमें इस एवरेज में एक गलती होगी है, एक स्टूडेंट के इतने मार्क्स थे, इतने ऐड कर दिए। तो इसका मतलब उसके मार्क्स थे कम, ज्यादा ऐड कर दिए। कितने ज्यादा मार्क्स ऐड कर दिए, 13 में से 8 गए 5, 7 में से 4 गए, 7 में से 3 गए 4, 45 मार्क्स ज्यादा ऐड कर दिए। वो बोल रहा है कि सही एवरेज निकाल लो। तो सही एवरेज क्या आएगा, कम आएगा पहली बात तो इससे, क्योंकि ये मार्क्स घटाने पड़ेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, एवरेज में से एवरेज घटा सकते हैं, मार्क्स में से मार्क्स। अब ये मार्क्स है, टोटल मार्क्स में से टोटल मार्क्स, एवरेज में से एवरेज। ये एवरेज है मेरा। अब इसको भी एवरेज में बदलो। एवरेज कैसे बदलेंगे, जितने स्टूडेंट है उससे भाग कर दो, एवरेज में आ जाएगा 5 निम 45। तो इसमें से 9 मार्क्स, एवरेज मार्क्स 9 कम करने हैं तो वो 51 आ गए हैं और ये आपका आंसर है। अगर आप टोटल मार्क्स में से कम करना चाहते तो क्या करते, 5 स्टूडेंटों के एवरेज मार्क्स 60 हैं तो पहले टोटल मार्क्स निकालने पड़ते हैं, और टोटल मार्क्स निकालने के लिए इनको गुणा करना पड़ता तो वो 300 आते। फिर 60 गुणा में 5, फिर उनमें से 45 मार्क्स आप डायरेक्टली घटा सकते थे। फिर टोटल मार्क्स में से टोटल मार्क्स जो कि 255 आ जाते हैं। अब क्या हुआ, टोटल मार्क्स में से जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे वो घटा दिए। अब इसका एवरेज निकालने के लिए 5 से भाग करते, आंसर वही आता। ऐसे कर सकते थे।
द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 8। 4 नंबर्स का जो एवरेज है ना, 4 नंबर का एवरेज जो है वो 8 है। अगर एवरेज 8 है तो उनका सम कितना होगा, 4 से गुणा करके उनका सम 32 होगा। आगे बोला गया इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 5 टाइम्स ऑफ द 4 नंबर। पहले 3 नंबर्स का जो एवरेज है ना, चौथे नंबर से 5 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं इस चौथे नंबर को x मान लूं तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, इनका इसका ये नंबर मैंने x मान लिया तो इनका एवरेज जो है इसका 5 गुना है, 5x है। ये बोला गया था कि 3 नंबर्स का जो एवरेज है ना वो चौथे नंबर से 5 गुना है, ये एवरेज है। इसका योग निकालना है तो कैसे निकलेगा, तीनों का, अगर तीनों का योग निकालना है तो 3 से गुणा कर दिया, 15x। ये टोटल हो गए हैं जो कि 32 के बराबर है। तो 16x बराबर 32 के, x बराबर 2 के। आपसे चौथा ही नंबर पूछा था, 2 आ गया है। एक बार दोबारा बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। 4 नंबर का एवरेज 8 था, 4 नंबर्स का अगर सम निकालना हो, योग निकालना हो तो 4 से गुणा कर दिया, आपका 32 आ गया। फिर ये बोला गया जो आपका 3 नंबर्स का एवरेज है ना वो चौथे नंबर से 5 गुना है। अगर चौथा नंबर मैं x मान लूं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इनका एवरेज 3 नंबर का एवरेज अगर 5x है तो सम कितना होगा, 3 से गुणा कर दो, 15x। 3 नंबर्स का सम 15x, चौथा नंबर x जोड़ के 32 के बराबर किया, x की वैल्यू निकालती। In an election, there were only 2 candidates. The winner defeated his rival by 2100 votes. दो ही कैंडिडेट हैं, जीतने वाले कैंडिडेट ने हारने वाले कैंडिडेट को 2100 वोटों से हरा दिया। ठीक है जी। इफ द विनर कैंडिडेट्स ऑब्टेन 48% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का है ना 48% लिया है उसने, टोटल वोट मैंने 100x मान ली और इनमें से उसने 48% ली तो इसका 48% आ जाएगा 48x। ठीक है जी। फिर क्या बोला आगे, 7% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 7% वोट आपकी इनवैलिड डिक्लेयर कर दी तो इसमें से 7% को हटा दिया। इसमें से 7% को हटाने के बाद ये 93x बच गई। भाई इसमें से अगर मैं 7% हटाऊंगा तो इसका 7% 7x होगा तो ये 93x बच गई है। फिर आगे आगे बोला गया बस देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वाज, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे। पहले तो आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि मैंने ये तो टोटल में से ही निकाल दिया, फिर आगे 7% इनवैलिड हुई तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि इसमें से ये वोट आई है, नहीं। आप इसको समझेंगे जब कभी आपको ये बताया जा रहा है कि जो विनर है, विनर को है ना टोटल वोट में से 48% वोट मिली तो वो जीत कैसे गया। अगर दो ही कैंडिडेट हैं, 100% टोटल वोट रही होंगी, एक कैंडिडेट को 48% वोट मिली तो उसको तो हार जाना चाहिए था। फिर भाई 50% से कम वोट मिली उसको, हार जाना चाहिए था उसको। एक्चुअल में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बता रहा है कि वोट तो उसने वैलिड वोटों में से ही ली है, लेकिन वोटों की संख्या वो इस तरीके से बता रहा है आपको कि टोटल वोट का उसने 48% लिया। दूसरे ने कितना लिया होगा, अगर इसने इसमें से 93x में से 48x ले लिया तो दूसरे ने कितना लिया होगा, इसमें से इसको घटाया 45x लिया। तो हारने वाले ने तो 45x लिया, जीतने वाले ने 48x लिया। इनका डिफरेंस देखूंगा तो 3x आ गया है और इसी की वैल्यू ये है क्योंकि इतने से चुनाव जीता गया है। x की वैल्यू 700 आ गई। टोटल वोट्स आपने 100x मानी थी तो 100 एज इट इज, x की वैल्यू 700 है, गुणा करके आपकी 70,000 टोटल वोट आ गई है और ये आपका आंसर है। आई होप बात आपको समझ आई होगी, बस यही एक छोटा सा हैक था इसमें। x इक्वल टू 6y है, x इक्वल टू 6y, y को इधर ले आओ, x डिवाइड बाई y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है। देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x, y x के अपेक्षा कितने प्रतिशत कम है,
किससे कंपैरिजन किया गया है, लेस देन एक्स, जिसके साथ कंपैरिजन किया गया है वो आएगा नीचे, ऊपर आएगा जो लेस या मोर आपको पूछ रखा है, और मल्टीपल 100। तो x की वैल्यू है मेरी 6, y x से कितना कम है, y x से 5 यूनिट कम है, तो ऊपर आ गया 5, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया, 5/6 83 से 1/3% होता है, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। वो ये कह रहा है कि एक सेलर है, शॉपकीपर है, वो मार्क प्राइस पर 15% का डिस्काउंट देता है, बट मार्क द प्राइस ऑफ द गुड्स 30% अबोव द कॉस्ट प्राइस, लेकिन पहले मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 30% बढ़ा देता है। तो आपसे पूछा है कि उसका गेन परसेंट बताओ कितना होगा। दुकानदार शाना है भाई, क्या करता है, उसके पास जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस 1 मिनट के लिए 100 यूनिट है, पहले उसको 30% बढ़ा देता है, 30% बढ़ाकर उसका एमआरपी रख देता है, कितना हो गया 130 रख दिया। फिर क्या किया, फिर इस पर डिस्काउंट दे दिया, कितना दे दिया डिस्काउंट 15%, इसका 15% निकाल दो, इसका 1% आ गया 1.3, 15% आ जाएगा 15 5 45, 15 1 15, 15 और 4 19, 19.5 आ गया है। तो इसमें 19.5 का अगर मैं वो दे दूं, डिस्काउंट दे दूं, तो कितना हो जाएगा, 20 घटा दिया, 110 बच गया, 110.5 इतने में बेच दिया। खरीदा था इतने का, ये एमआरपी रख दिया, इतने में बेच दिया, तो फिर भी फायदा ही हो गया है। कितना फायदा हो गया, 10.5% का फायदा हो गया, यही पूछा था। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे है बाय सेलिंग, ये क्वेश्चन गलत है भाई। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 7/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। 7/2 का मतलब ये है कि पहले सेलिंग प्राइस 2 यूनिट था, अब उस सेलिंग प्राइस के 7 पर बेच दिया। पहले ओल्ड जो आपका सेलिंग प्राइस था वो 2 यूनिट था, लेकिन अब उसको 7 यूनिट पर बेच दिया, और बेचने पर 30% लॉस हो गया है। इसका मतलब पहले भी लॉस ही हो रहा था, 2 यूनिट कम होते हैं, 7 यूनिट कम होते हैं। वो ये कह रहा है पहले तो 2 यूनिट में बेच रहा था, अब 7 यूनिट में बेचने से भी उसको 30% का लॉस हो गया है। 30% लॉस का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, अगर लॉस कर दिया तो घटाकर बेच दिया, 30% अगर लॉस हो गया है तो इसका मतलब 70% पर बेच दिया है, इसका मतलब ये 70% की वैल्यू है। अगर 7 70% की वैल्यू है तो 2 20% की वैल्यू होगा। तो यहां पर अगर वो ये कह रहा है कि अगर वो उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेच दे तो कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, 80% का लॉस हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में, इस फ्रैक्शन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे आपके पेपर में दिया हुआ था एज इट इज है, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है आपके सामने। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 8,000 अमाउंट्स टू 10,648 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 8,000 रुपए कितने समय में 10,648 हो जाएंगे अगर ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और पैसा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो, हाफ ईयरली पैसा कंपाउंड होता हो। तो अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना, तो दर को भी आपको हाफ ईयरली बनाना पड़ेगा। रेट हो जाएगी आपकी 10% हाफ ईयरली। ठीक है जी, अमाउंट है आपका 10,648, प्रिंसिपल है आपका 8,000, टाइम आपने निकालना है, निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, इसकी फ्रैक्शन बढ़ाई मैंने। इसका मतलब ये है अगर मैं किसी को ब्याज पर 10 यूनिट दूंगा तो मुझे ब्याज के रूप में 1 यूनिट देगा, यानी कि 11 रुपए लौटाएगा। इस 1/10 का मतलब क्या है, 10% अर्धवार्षिक दर का मतलब है अगर मैं किसी को ब्याज पर 10 रुपए दूंगा तो 10 रुपए का 10% ब्याज देगा मुझे वो 1 रुपया, कहने का मतलब 11 रुपए लौटाएगा। ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, किसका, ऊपर वाला अमाउंट है, नीचे वाला मेरा प्रिंसिपल है।
अब जितने हाफ ईयर होंगे उतनी बार ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीपल होगा, वो मुझे पता नहीं, उसको मैंने n मान लिया। अगर मैं ओरिजिनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लूं तो ओरिजिनली मेरा प्रिंसिपल है 8000 और ओरिजिनल मेरा अमाउंट है 10,648। ये दोनों बराबर होनी चाहिए, करो बराबर इनको। 8 से अगर मैं इसको भाग करता हूं तो ये नीचे तो 1000 आता है, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8, ऊपर आता है ये। अब आपको पता है अगर ये दोनों बराबर हैं तो 10 की पावर 3 करने से ये आएगा, 11 की पावर 3 करने से ये आएगा, तो n की वैल्यू 3 है। तो इसको 3 बार मल्टीपल किया गया है तो 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर। अगर इनको वर्षों में बदलूं तो 1.5 वर्ष आ जाएंगे। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। x रेशो वाई 4:7 है, y रेशो z 3:5 है। इनका आपने कंबाइंड करके रेशो बताना है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक्स वाई जेड का रेशो पूछा है आपसे, एक्स वाई का रेशो है 4:7, वाई और जेड का है 3:5। बस इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ खाली जगह है 3 लिख दिया, यहाँ खाली जगह है 7 लिख दिया, मल्टीपल कर दिया, 3 4 12, 7 3 21, ये आ गया आपका 7 5 35। ये लो, कट रहा है क्या किसी वैल्यू से? 12 21 35 ऐसे ही आ रहा है, ये लो जी। वैसे हाँ, बस कटेगा तो नहीं किसी से भी। चलिए आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड नसीम इज 16:9। रमेश की और दूसरे का नाम क्या है भाई, नसीम, 16:19 है। ये है प्रेजेंट एज, मतलब 0 वर्ष पर एज। एंड 4 ईयर एगो, 4 साल पहले दिस रेशियो वाज 14:17। तो आपसे पूछा है कि नसीम की प्रेजेंट एज बताओ क्या होगी। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। अगर दो रेशो दे रखे हो और उनके बीच का अंतर पता हो आपको, इनका दोनों रेशो का अंतर मुझे पता है ईयर्स में, 4 ईयर्स है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। पहले इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 16 गुना 17, 16 16 256, 256 प्लस 16 256 और 10 266, 266 और 6 272। इनका मल्टीपल माइनस 14 निमा 126, 14 एकम 14, 14 और 12 26, 14 और 12 26। ये लीजिए, मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीपल किया, इससे इसको मल्टीपल किया और आपस में माइनस किया, ये आ गया इतने यूनिट। फिर आगे फर्दर क्या करेंगे, आगे फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 14 चौके 56, 17 चौके 68, इनको आपस में घटाएंगे, 68 में से 56 गए 12। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे इतने यूनिट 12 वर्ष के बराबर है। इनको आपस में घटा लो, 12 में से 6 गए 6, तो 6 यूनिट जो है वो 12 वर्ष के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 2 वर्ष के बराबर आ जाएगा। एक यूनिट का मतलब होता है पहले रेशो का HCF। इससे पहले रेशो को गुणा करोगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। रमेश की उम्र 32 वर्ष और नसीम की 38, नसीम की पूछी थी, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम बिकम्स 5 टाइम्स। किस साधारण ब्याज की दर से एक पैसा 5 गुना हो जाता है 20 वर्ष में? दर पूछी है। एक पैसा 5 गुना मतलब प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 5 हो गया है। ठीक है, कितने वर्षों में हुआ जी ऐसा? 20 वर्षों में हुआ। ब्याज कितना बढ़ गया? 4 यूनिट बढ़ गया है। रेट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, सिंपली निकाल दो। प्रिंसिपल मल्टीपल रेट मल्टीपल टाइम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल है हमारा 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम 20 वर्ष है, बटे में 100 बराबर साधारण ब्याज 4 आया है। तो काट दो इसको, इसको इससे काटा तो 5 आ गया है, ये उधर चला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ गया जी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हल कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। What is the difference between the compound interest
on a sum of rupees 16,000 invested for 1.5 year at 20% per annum interest compound half yearly and compound interest on the same sum for same time of period same rate when interest is compounded yearly। ये बताया गया है आपको कि 16,000 रुपए हैं, 1.5 वर्ष के लिए ब्याज पर दिए गए हैं और ब्याज की दर है 20% वार्षिक। कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है। अगर एक बार तो ब्याज आपका ईयरली कंपाउंड हो, वार्षिक रूप से संयोजित हो, और एक बार आपका ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, इनके बीच का आपका चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। पहली फर्स्ट सिचुएशन, जब आपका इंटरेस्ट जो है कंपाउंड होता है ईयरली, तो क्या होगा? अगर ईयरली कंपाउंड होता है तो मैं ये कहूंगा मेरे पास एक तो पूरा वर्ष है और एक आधा वर्ष है। इस एक वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा मुझे 20% और इस आधे वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा 10%। ठीक है, अब इन दोनों परसेंटेज को जोड़कर अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है या टोटल ब्याज का प्रतिशत निकालना है, अगर ब्याज कंपाउंड होता है तो ये फार्मूला होता है ए प्लस में बी प्लस में ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। बता चुका हूं कई बार। यहां पर 20, यहां पर 10, 30 प्लस है भाई, यहां पर 20 और 10 200 बटे में 100 2, तो ब्याज आपका 32% बनेगा। इस सिनेरियो में आपका टोटल ब्याज जो है वो 32% बनेगा इस केस में। दूसरा सिनेरियो है कि अगर ब्याज आपका सेमी हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो क्या होगा? तो सिचुएशन बदल जाएगी। अब मेरे पास 3 हाफ ईयर है, 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर्स है, तो दर मेरी 3 बार लगेगी। और कितनी लगेगी? हाफ ईयरली। अगर मैंने वर्षों को आधा कर दिया है तो दर को भी आधा कर देंगे, हर बार 10-10% लगेगी। अब ये मैंने कई शिफ्टों में आपको बताया है, अगर इनको आप जोड़ेंगे इस फार्मूले से तो ये आएगा आपका 33.1%। तो यहां से ब्याज बढ़ा आपका 33.1%। अगर मैं परसेंटेज में डिफरेंस देखता हूं तो 1.1% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा निचले वाले सिनेरियो में। इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये ब्याज ये जो ब्याज होता है किसका होता है? हमेशा मूलधन का होता है। तो प्रिंसिपल का 1.1% निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 16,000 गुणा में 11 बटे में 1,000, 100% के नाम के लिए, 10 डेसिमल के नाम के लिए, तो 176 आ गया आपका। ये आपका आंसर है जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज 2 ब्रिजेस 600 meter and 1200 meter long in 90 second and 150 seconds respectively the length of the train। जब ट्रेन कोई मीटर में दूरी पार करती है ना तो उसको अपनी भी दूरी पार करनी होती है। अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, सॉरी ब्रिजेस को पार कर रही है, पुलों को पार कर रही है, तो उसको अपनी दूरी भी पार करनी पड़ेगी। जब वो 600 मीटर की दूरी पार करेगी तो साथ में अपनी लेंथ जितनी भी होगी उसकी, जो मैंने एल मान लिया, ये भी दूरी पार करनी पड़ेगी। और ये टोटल डिस्टेंस जो पार किया गया है ये 90 सेकेंड में किया गया है। अगर वो 1200 मीटर के पुल को पार करती है उसके साथ भी उसको अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी और ये टोटल डिस्टेंस पार करती है वो 150 सेकेंड में। दोनों तरफ से डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं। अगर यहां दूरी में देख रहा हूं तो ट्रेन की लंबाइयों की दूरी तो बराबर है, ये तो कट जाएंगी। अगर मैं डिस्टेंस देख रहा हूं तो सेकंड सिनेरियो में 600 मीटर ज्यादा ट्रेन चली है और ये कितने समय में चली है? फिर 60 सेकेंड में। दोनों तरफ, एक तरफ समय का डिफरेंस, एक तरफ दूरी का डिफरेंस, तो मुझे यहां से स्पीड का पता चलेगा। ट्रेन की स्पीड 600 मीटर जो है वो 60 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो फर्स्ट सिनेरियो में ये बताओ, अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो 90 सेकंड में कितनी पार की होगी दूरी? 900। अब 900 मीटर की दूरी है ये टोटल, इसको 900 के बराबर करो तो आपको पता है 600 मीटर का अगर ब्रिज है तो उसकी लंबाई 300 मीटर रही होगी, तब ये जुड़ाकर 900 आपका मीटर बना होगा।
ए बोट गोज 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के साथ, और धारा के साथ का मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है। ऐसा जब नाव धारा के साथ जा रही है ना, तो 42 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम मतलब धारा के खिलाफ, तो धारा की चाल घट जाएगी, तब वो क्या करता है, तब वो 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो 8 पंजे 40, तो स्पीड हो जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की चाल बताओ। x प्लस वाई की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, x माइनस वाई की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान रखेंगे x तो नाव की चाल है, y करंट की चाल है। अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया, ये आ गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर y निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग किया, 0.5 किलोमीटर पर आवर आया, जिसको मैं फ्रैक्शन में 1/2 किलोमीटर पर आवर बोल सकता हूँ। ये लीजिए जी, मैंने आपको सारी शिफ्टें पढ़ा दी है, कोई शिफ्ट बची नहीं है। अब आप टायर 1 देंगे, चाहे केवीएस एनवीएस टीजीटी दें, चाहे आप केवीएस एनवीएस पीजीटी दें, या फिर कोई और पीआरटी वगैरह देने वाले हैं। अगर आप मैथ का पेपर देने वाले हैं दूसरे वाला टायर 2, चाहे केवीएस एनवीएस टीजीटी, चाहे केवीएस एनवीएस पीजीटी, उसके लिए मैंने कोर्स बना रखे हैं। टायर 1 के लिए किसी कोर्स की आपको आवश्यकता नहीं थी। ब्रह्मास्त्र बैच टीजीटी के लिए है, और त्रिशूल बैच आपका पीजीटी के लिए है। अगर आप एचटेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसका भी कोर्स है, और अगर आप हरियाणा में स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी कोर्स है। टायर 1 के लिए कोर्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टायर 1 क्वालिफाई करके आते हैं तो टायर 2 में मेरे साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं। मैंने अच्छा खासा ऑलरेडी पढ़ा रखा है। हम जब ये पहला पेपर पास हो जाएगा तो तब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके अपनी जॉब लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। आज मैंने जो भी पढ़ाया है आपको, इसकी जो आपकी सोल्ड पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मास्टर सेतु पर आपको मिलेगी। थैंक यू।